हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि देख सकते हैं, आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 7 होगा आपकी बुक में। ठीक है। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, 7.1। तो उससे एक्सरसाइज को बाद में शुरू करेंगे। पर आज मेन है हमारा इंट्रो। ये है क्या, बाइनोमियल थ्योरम था क्या, ये क्यों ही बनाया गया, इसकी ऐसी जरूरत क्या पड़ गई। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसको बनाया किसने। तो इसको सबसे पहले बनाया है ये ब्लेज पास्कल ने। ठीक है। जो सबसे पहले देन है वो है ब्लेस पास्कल की। अब ब्लेस पास्कल ने इसे बनाया क्यों? कोई ना कोई तो वजह होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एक्सपेंशंस के बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे ए प्लस बी की पावर अगर जीरो है तो हम इसे का एक्सपेंशन क्या करेंगे, वन हो जाता है। किसी की भी पावर जीरो मतलब वन। उसके आगे अगर बढ़ते हैं, ए प्लस बी की पावर अगर वन होता है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, यही लिख देते हैं, ए प्लस बी। फिर अगर कहें कि ए प्लस बी की पावर टू आ जाए तो उसका एक्सपेंशन क्या आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर अगर बात की जाए ए प्लस बी की पावर क्यूब अगर कर दें तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो उसका एक्सपेंशन होगा ए क्यूब प्लस, उसके बाद आएगा थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यही आता है, ये एक्सपेंशन होता है। इसके बाद बात आए, अगर कहा जाए आपसे कि ए प्लस बी की पावर फोर का एक्सपेंशन करिए तो क्या करेंगे। तो इसका एक्सपेंशन करना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि ए प्लस बी और ए प्लस बी की पावर क्यूब, इनको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो इसका एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है। इसी तरह चलते चले जाएं तो एक बार आएगा ए प्लस बी की पावर हंड्रेड। अब अगर इसका एक्सपेंशन कोई पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मुश्किलें बढ़ने लगेंगी। यहाँ तक तो कोई ना कोई तरह से किया जा सकता है, भले थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी लेकिन किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ हंड्रेड आ जाता है पावर में, वहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी। तो दिक्कतें बढ़ने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करना मुश्किल होने लगता है। तो इसी सब चीजों को इजी करने के लिए पास्कल्स ने ये अपनी बाइनोमियल थ्योरम दी थी। और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर इन्होंने कुछ डेरिवेशन बताए, जिससे एक जनरल टर्म हमें मिल गया या जनरल फॉर्मूला मिल गया, जिससे चाहे जितनी बड़ी पावर हो हम उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर यही तरह आगे बढ़ता जाए तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जनरल टर्म में, ए प्लस बी की पावर एन, इसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो ये सब आगे सीखेंगे कि इसे किस तरह करेंगे। अब इसी क्रम में सबसे पहले जो ब्लेज पास्कल ने ड्राइव किया था, तो वो ड्राइव किया था पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है। जो सबसे पहले चीज उन्होंने ड्राइव की थी वो पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में ड्राइव किया था। तो पास्कल्स ट्रायंगल है क्या, यहाँ पर ऐसे वन लिखते हैं, दूसरी तरफ वन, यहाँ पर भी वन लिखते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, वन और वन को ऐड करेंगे टू हो जाएगा। फिर यहाँ पर वन लिख दीजिए, यहाँ पर भी वन लिख देंगे। फिर आगे देखा जाए तो आगे क्या करेंगे, फिर इसे और इसे ऐड कर देंगे, थ्री बन जाएगा। और इसे ऐड करेंगे तब भी थ्री बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं, वन वन को ऐड किया टू बना, इसी तरह वन और टू ऐड को ऐड कर दिया थ्री बन गया। आगे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी वन लिख सकते हैं, यहाँ पर भी वन लिख सकते हैं। इसे और इसे ऐड करेंगे फोर बन जाएगा, इसे और इसे ऐड करेंगे, ये बन जाएगा थ्री थ्री सिक्स। ठीक है। फिर इसे और इसे ऐड करेंगे, वापस से ये फोर बन जाएगा। और फिर से हम क्या करते हैं, बगल में वन लिख देते हैं। अब इसे पास्कल्स ट्रायंगल कहा गया, तो गया तो ये सामने देख सकते हैं, ये ऐसे और ये सामने ऊपर कैसे मिला देंगे तो हो जाएगा ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी इसका शेप भी कुछ ट्रायंगल के जैसा ही है, तो इस वजह से इसको पास्कल्स का ट्रायंगल कहते हैं। ये तो कुछ ट्रायंगल के जैसा ही शेप बनना।
ठीक है, इसीलिए इसको पास्कल्स ट्राइंगल कहते हैं। यहाँ पर ट्राइंगल, यहाँ पर ट्राइंगल, अंदर भी हमारे ट्राइंगल्स बन रहे थे। ठीक है, तो ये बनाया क्यों गया है, ये पास्कल ट्राइंगल का काम क्या है? तो ये ट्राइंगल्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशंस हमारे। ये कोफिशिएंट को बताते हैं जो हमारे एक्सपेंशंस होते हैं। ठीक है, तो किस तरह ये एक्सपेंशंस दिखा रहे हैं? तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं। जैसे ये रो है, फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करती है एन इक्वल टू 0 को। सेकंड रो रिप्रेजेंट करती है एन इक्वल टू 1 पर। थर्ड रो रिप्रेजेंट करेगी एन इक्वल टू 2 पर। फोर्थ रो रिप्रेजेंट करेगी एन इक्वल टू 3 पर। बस इतना ही काफी है। अब देखिए ये कोफिशिएंट किस तरह से दिखाता है। जैसे हम मैंने कहा था a प्लस बी की पावर 0 है। ठीक है, a प्लस बी की पावर अगर 0 है तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 1। इसका सोल्यूशन 1 आएगा। तो 1 क्या है? 1 एक कोफिशिएंट ही तो है। 1 देखा जाए तो ये कोफिशिएंट ही है। ठीक है, तो कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल में लिखा था एन इक्वल टू 0 पर कोफिशिएंट क्या आ रहा है? तो एन इक्वल टू 0 पर जो हमारा कोफिशिएंट दिखा रहा है वो 1 ही तो दिखा रहा है। तो बात तो ठीक कह रहे हैं कि एन इक्वल टू 0 पर जो हमारा कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 1। यहाँ जो हमने पावर रखी है, जैसे मैंने कहा था जनरल फॉर्म में हम इसे इस तरह कर सकते हैं ए प्लस बी की पावर एन। तो यहाँ पर हमने पहले क्या रखा? एन इक्वल टू 0। एन इक्वल टू 0 पर हमारा रिजल्ट ये आ रहा है, कोफिशिएंट 1 मिल रहा है हमें। फिर आगे बात करेंगे जब हम एन इक्वल टू 1 रख देते हैं। यहाँ एन इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा? ए प्लस बी की पावर 1 आ जाएगा। ए प्लस बी की पावर 1 आ गया मतलब ए प्लस बी। तो यहाँ इसके आगे देखिए कोफिशिएंट 1, इसके आगे कोफिशिएंट 1। तो दोनों के आगे जो कोफिशिएंट लगा है वो 1 ही लगा। और यहाँ पर सेकंड रो में जब देखेंगे, सेकंड रो में सेम बात ली है, ये चीज दिखाई देगी कि सेकंड रो में जो कोफिशिएंट है वो 1 और 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखेंगे इसके ए के भी आगे 1 कोफिशिएंट और बी के भी आगे 1 कोफिशिएंट लगा हुआ है। इसके बाद बात आते हैं हम अपना एन इक्वल टू 2 पर। एन इक्वल टू 2 पर आ जाएंगे, ए प्लस बी की पावर 2 हो जाता है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट क्या है, इसके कोफिशिएंट। तो यहाँ पर देखा जाए इसके कोफिशिएंट आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 लिखा जा सकता है इनटू में। तो इसके कोफिशिएंट है 1, 2 और 1। और यहाँ पर ट्राइंगल पर देखेंगे, जब पास्कल्स के ट्राइंगल में देख रहे हैं तो ये भी यहाँ भी दिखा रहा है कि इसके कोफिशिएंट आएंगे 1, 2 एंड 1। तो बात इस तरह, इसी तरह क्यूब में भी देखेंगे तो क्यूब में भी सेम चीज देखनी है। एन इक्वल टू 3 पर अगर देखेंगे, एन इक्वल टू 3 पर क्या होता है? ए प्लस बी का क्यूब बन जाएगा। क्यूब में का मतलब ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही होता है। तो इसके आगे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट कौन कौन से मिल रहे हैं? 1, 3, 3 और 1। क्यूब में देखिए 3 जहाँ है एन इक्वल टू 3, वहाँ कोफिशिएंट यही है 1, 3, 3, 1। ठीक है, तो यही चीज ब्लेज पास्कल दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर देखिए कोई कोफिशिएंट इस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। पर यहाँ पर भी दिक्कतें हैं। अब अगर हमने रख दिया एन इक्वल टू 1000, अब निकाल दीजिए। अब कोई निकाल पाए तो निकाल दे कि क्या कोफिशिएंट आएंगे, कैसे ये सीरीज का एक्सपेंशन करेंगे। इसका एक्सपेंशन कोई करके दिखा दे कि किस तरह एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर ये चीजें मुश्किल थी, इतना आसान नहीं था इसको करना। ये शुरुआत में तो ठीक लग रहा था लेकिन बाद में जैसे जैसे नंबर बड़े होते जाए तो ये चीज मुश्किल लगने लगी। तब इसके बाद जो मेन हमारी बाइनोमियल थ्योरम है उसके बारे में चर्चा होनी शुरू हुई। तो चलिए देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या थी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्ट करके बताऊंगा कि बाइनोमियल थ्योरम पास्कल्स ने किस तरह देखा था।
जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है उसके बारे में पास्कल्स ने किस तरह से देखा, किस तरह से ऑब्जर्व किया, तो उन्हें बाइनोमियल थ्योरम उसके अंदर दिखने लगी। उसके पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आना चाहिए। तो हम मुझे लगता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सभी को आता है, इससे पहले चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। नहीं किया है किसी ने पढ़ा है तो पहले एक बार पढ़ के जरूर देख ले, तभी जाके ये काम आसान होगा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था हमने? NC0 पढ़ा था, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल थी। फिर हमने पढ़ा था NCN, इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। फिर NC1 आ जाए तो इसकी वैल्यू n होती है। ये सब हमने पढ़ा था जब हमने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन हम जब पढ़ रहे थे, तब हमने ये सारे रिजल्ट्स के बारे में बात की थी। इन्हें यहाँ याद रखिएगा, इनसे काम आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि मैंने ये देखा इसे कुछ, यहाँ पर आपका ऑब्जर्वेशन काम देगा, आपका नजरिया क्या कहता है। अगर नजरिया आपका नहीं है तो ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आगे 1 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ इसको थोड़ा सा मैं बदल के लिख देता हूँ। किस तरह बदल के लिख देते हैं? इसको हम लिख देते हैं NC0। NC0 का मतलब 2C0, ठीक है। यहाँ पर n जो है हमारा, यहाँ पर n जो है हमारा 2 है, इसलिए लिखा हमने 2C0, ठीक है। अब 2C0 का वैल्यू भी है हमारी जो आएगी, 1 ही आएगी। कैसे 1 आएगी? अभी ये देखिए ऊपर बताया, NC0 की वैल्यू 1 होती है, मतलब n की जगह कुछ भी रख दीजिए, वैल्यू 0 ही आएगी। यहाँ पर इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो b नहीं दिख रहा हमें, जो वेरिएबल b है वो नहीं दिख रहा। तो b नहीं दिख रहा तो हो सकता है b की पावर 0 हो, यहाँ पर हो सकता है b हो लेकिन b की पावर 0 हो, इस तरह हो सकता है। फिर हमने a लिख दिया और a का स्क्वायर लिख दिया, प्लस उसके आगे आ रहा है 2। 2 का मतलब होता है कि यहाँ पर हो सकता है 2C1 हो। अगर 2C1 होगा तो उसको ओपन किया जाएगा किस तरह? 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और 2 - 1 फैक्टोरियल। 2 - 1 फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो 2 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इसको 2 को हमने 2C1 लिख दिया, और कुछ तो किया नहीं। b को आगे कर देते हैं, b की पावर यहाँ पर 1 और a की पावर 1, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? फिर हम कह रहे हैं कि हम इसे और इस तरह लिख सकते हैं, 2C2, 2C0, तो सही से लिख देते हैं, 2C0, 2C0, 2C1, 2C2। देखिएगा C के टर्म में बढ़ता हुआ जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? b की पावर 2 और a की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पर सीक्वेंस देखिए तो कि यहाँ पर अगर C की 2C0 था तो b की पावर भी 0 थी, यहाँ 2C1 था तो b की पावर भी 1 थी, यहाँ पर 2C2 था तो b की पावर भी 2 थी। इसे और किस तरह लिखा जा सकता है? इसे और सिंप्लीफाई करके हम इस तरह लिख सकते हैं, 2C0 b की पावर, यहाँ पर 0 है तो इसे किस तरह लिखा जा सकता है? तो देखा जाए इसे तो हम इस तरह लिख सकते हैं, b की पावर हमारा क्या था? 0, ठीक है। लेकिन a को हम लिख सकते हैं, a की पावर 2 था, 2 को 2 - 0 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। उसके बाद अब इस तरह क्यों लिख रहे हैं, इसका भी एक रीजन है, वो आगे पता चलेगा, ताकि एक फॉर्मूले के रूप में ये आगे डेवलप हो सके। हमें आगे ये जो फॉर्मूला बनेगा वो जनरल टर्म में बनेगा, ये तो रहेगा नहीं इसके ऊपर 2 रहे या n रहेगा, तो n-0 या n-1 कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले डेवलप करने का ये प्रोसेस चल रहा है, ताकि आप ये समझ सके कि आगे ये फॉर्मूला किस तरह डेवलप होगा। तो देखते हैं इस तरह और किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते, 2C1, फिर इसी तरह b की पावर यहाँ पर 1 था, तो और जो a था, a के पावर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या? 2 - 1, ठीक है। अब देखिए इसको लिखा किस तरह जाता है, तो इसको लिखा इस तरह जाता है, 2C0, 2C0, C0 लिखा है तो b की पावर भी आप 0 लिखेंगे, और जो a है नेक्स्ट, जो अगला टर्म है हमारे पास a, a के ऊपर
हम टू में से मैक्सिमम जो भी पावर होता है, यहाँ टू हो या एन हो, टू हो या एन हो, उसमें में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब जो हमारी टोटल यहाँ पर पावर थी टू, यहाँ पर अगर डिग्री निकाला जाएगा तो टू थी, तो इसकी डिग्री टू ही आनी चाहिए। ए प्लस बी की, यहाँ ए और बी की जब डिग्री देखेंगे तो टू ही आएगी। तो मतलब बी को हमने जब जीरो दिया, तो जो बच गया वो हम ए को दे देते हैं। ठीक है, ए को जीरो, बी को जीरो दिया, तो जो बचा वो हमने ए को दे दिया। यही चीज यहाँ पर की गई है। यहाँ पर देखिए, टू सी वन था, वन था, पहले जीरो से शुरू किया फिर वन पर आए, तो यहाँ बी पर जो है बी की पावर वन आ गया। ठीक है, इसी तरह बी की पावर वन आ गया, तो जो भी बचा वो हम ए को दे देंगे। तो ए को हमें कितना देना पड़ेगा, टू में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो ए को मिलेगा। तो यहाँ पर यही कर रहे हैं, टू में से ए वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसे वन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह लिखा जाता है। आगे देखते हैं। आगे टू सी थ्री, सॉरी टू, वन के बाद आएगा टू, टू सी टू, और क्या था, बी की पावर यहाँ पर टू, यहाँ पर टू है तो बी की पावर भी मैंने टू लगाई। फिर ए बचा हमारे पास, ए को हम क्या देते हैं, जो बी को टू दे दिया है उसमें में से हमें मैक्सिमम पावर में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। टू थी, टू माइनस टू, तो बचा इसके पास जीरो, तो ए को हमने जीरो दे दिया। जो बी के बाद देने के, बी को देने के बाद जो भी कुछ बचता है वो हम ए को देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर डिग्री टू थी, तो टू ही ज्यादा मैक्सिमम पावर दे सकते हैं, टू मैक्सिमम पावर दे सकते हैं, तो बी को हमने टू पावर दे दी। तो ए के पास देने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, इसलिए ए को जीरो दिया गया था, ए को यहाँ पर जीरो दिया गया। यहाँ पर लिखने का तरीका बस बदल दिया है, ए की पावर टू माइनस टू लिख दिया। अब और आगे चलते हैं। जैसे ए प्लस बी की पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हमें इस तरह लिखकर फॉर्मूला बनाना हो, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनाना हो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, तो किस तरह बनाया जाएगा, तो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इस तरह बनाएंगे। जैसे हमने कहा था कि शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं सी जीरो से। ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर हमारा एन रहता है, एन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एन है थ्री, तो थ्री सी जीरो से शुरुआत होगी। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी देखिए पूरा फॉर्मूला लिख जाएगा किस तरह। थ्री सी जीरो हो गया, फिर हम लिखते हैं बी का टर्म, बी पर क्या लिखेंगे, तो थ्री सी जीरो है तो जीरो को ही हम बी पर लिख देंगे, जो बच जाएगा वो हम ए के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो बचा क्या, टोटल हमारे पास यहाँ पर डिग्री कितनी थी, थ्री, टोटल थ्री थी, तो बी को देने के बाद बचा क्या, तो थ्री माइनस जीरो यहाँ पर बचेगा, थ्री माइनस जीरो मतलब थ्री बचेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा, थ्री सी वन। ठीक है, और सी वन था तो यहाँ बी की पावर वन आ जाएगा। ठीक है, ए को क्या देंगे, तो बचा हुआ थ्री माइनस वन हम ए को दे देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो थ्री सी टू बचेगा, बी की पावर टू आएगा, ए की पावर थ्री माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, थ्री सी थ्री, याद रखिएगा मैक्सिमम थ्री सी, जब ये एन और सी सेम हो जाए तो वहीं पर रुक जाना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जो लिमिट थी वो थ्री की थी, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर आएगा बी के ऊपर थ्री, बी के ऊपर अगर थ्री आ गया तो ए को जो मिलता है वो बचा कुचा हुआ ए को मिल जाता। तो बचा कुचा हुआ क्या ए को मिलेगा, थ्री में से मैक्सिमम थ्री था, उसमें में से हमने बी को थ्री दे दिया है तो वो माइनस कर देंगे, तो मतलब जीरो ही इसको मिलेगा। अब इसको जरा सॉल्व करके देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला बना रहा है, ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सभी को याद होगा, देखिए वही बनेगा। थ्री सी जीरो, थ्री सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, थ्री सी जीरो की वैल्यू होती है वन, मैंने अभी ऊपर ऊपर बताया था कि एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है। ए की पावर है थ्री माइनस जीरो, थ्री माइनस जीरो का मतलब हुआ पावर थ्री। बी की पावर है जीरो, बी की पावर जीरो का मतलब होता है वन, प्लस थ्री सी वन लिखा हुआ है। थ्री सी वन का तो मतलब क्या होता है, थ्री सी वन का मतलब होता है थ्री, जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा थ्री, करके देख लीजिएगा। कॉम्बिनेशन करना सबको आता है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सब याद है। ठीक है, और ए की पावर है थ्री माइनस वन, ए की पावर थ्री माइनस वन का मतलब क्या होगा टू, और बी की पावर वन है तो वन है, बी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह थ्री सी टू लिखा हुआ है यहाँ पर, थ्री सी टू का मतलब क्या होता है, थ्री सी टू, तो थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल और थ्री माइनस टू फैक्टोरियल, यही होता है। सॉल्व करिए, थ्री
और उसके बाद टू, वन आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, टू फैक्टोरियल है तो टू को टू इंटू वन लिखा जा सकता है, थ्री माइनस टू वन फैक्टोरियल, वन का वन ही रहेगा, टू से टू कट जाएगा, बाकी वन तो है ये हट जाएंगे, ये बचेगा थ्री। तो इसको सॉल्व करने पर भी हमारा थ्री आ रहा है, तो थ्री सी टू को सिर्फ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थ्री। ए की पावर थ्री माइनस टू मतलब थ्री माइनस टू मतलब वन, बी की पावर टू, फिर थ्री सी थ्री का मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, उसके बाद ए की पावर जीरो और बी की पावर थ्री, क्योंकि ए की पावर थ्री माइनस थ्री था, थ्री माइनस थ्री का मतलब ए की पावर जीरो। और इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं ये किस तरह दिखाई देगा। तो जब हम इसे और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाएगा देगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कुछ बचेगा नहीं, ए क्यूब प्लस पी ए स्क्वायर पी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस ए, ए की पावर देखिए जीरो था तो वो वन हो जाएगा, तो वन हो जाएगा तो कुछ लिखने का मतलब ही नहीं, बी का क्यूब बचेगा यहाँ पर। तो ये देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ही तो है। बाइनोमियल थ्योरम इसीलिए ड्राइव की गई थी कि हमें ये चीज पता लग पाए कि किस तरह से हम कोई बड़ी से बड़ी अगर हमें दे दी जाए वैल्यू तो उसका एक्सपेंशन किस तरह निकाला जा सकता है। हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, हम एक सिंपल फॉर्मूला या एक सिंपल थ्योरम याद कर लेंगे। हमें ए प्लस बी की पावर अगर थाउजेंड भी दे दिया जाएगा तब भी हम इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर इजाद की गई थी। यहाँ पर एक चीज और बताने को रह गई कि जैसे 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 यहाँ पर लिखा था n इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू थ्री का ये निकाला था। तो एन इक्वल टू थ्री पर जब निकाला तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आप देखेंगे, टर्म्स जो हैं हमारे वो कितने हैं, वो थ्री प्लस वन आए, थ्री प्लस वन का मतलब फोर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, फोर आ रहे हैं, गिन के देख लीजिए, वन टू थ्री एंड फोर, फोर टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज बतानी थी कि अगर एन आप थ्री लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितने मिलेंगे, एक ज्यादा फोर मिलेगा। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, इसी तरह जब बढ़ता चला जाएगा तो एक जनरल फॉर्म ही लिख लेते हैं, ए प्लस बी के पावर फोर आएगा, फाइव आएगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो इससे अच्छा है हम एक जनरल फॉर्म ही लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म लिख लेंगे तो ए के पावर हंड्रेड है, क्या फर्क पड़ता है, लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म की। जनरल फॉर्म किस तरह आएगा, तो इसके लिए ए प्लस बी की पावर, मैंने कहा एन है, जनरल फॉर्म एन के फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो मैंने कहा ए प्लस बी की पावर एन। अब ए प्लस बी की पावर एन होने का मतलब क्या है, एन सी जीरो, जीरो से ही स्टार्ट करते हैं तो हमने जीरो से ही स्टार्ट किया। फिर क्या कहते हैं, बी को उतनी पावर देते हैं जितना यहाँ बेस में होता है, तो बी एन सी जीरो था तो यहाँ पर बी की पावर जीरो दिया जाता। बी की पावर जीरो का क्या मतलब होता है, वन। तो इसे लिखें या ना लिखें क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हटा दिया ताकि इक्वेशन और सिंप्लीफाई लिखे। ठीक है, तो बी को नहीं लिखा। तो ए पर कितना देते थे, ए पर जो भी बच जाता था वो ए को दे देते। तो बी को जब हमने जीरो दिया है तो ए के लिए कितना बचा है, ए के लिए जो हमें बचा टोटल था एन, बी को हमने दिया जीरो तो इसके ऊपर एन माइनस जीरो बचेगा। एन माइनस जीरो का मतलब क्या होता है, ए की पावर एन। तो इसको सीधे ना लिख दें ए की पावर एन, तो हमने इसको सीधे लिख दिया ए की पावर एन। अगला टर्म कैसे लिखेंगे, एन सी वन। ठीक है, एन सी वन लिखा, बी की पावर वन लिख दिया। ठीक है, अब जो बचता है वो ए पर लिख देते हैं, तो ए पर क्या बचेगा, एन माइनस वन। ठीक है, जो बचा हमने ए पर लिख दिया। फिर उसके बाद बात आएगी एन सी टू। ठीक है, बी के ऊपर क्या आएगा, टू, जो बचेगा वो ए पर लिखा जाएगा, बचा क्या, एन माइनस टू। ठीक है, डॉट 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 इसी तरह चलता जाएगा। लास्ट टर्म हमारा क्या आएगा, तो लास्ट टर्म जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा एन सी एन, यही आता है लास्ट में, एन सी एन या टू सी टू या थ्री सी टू इसी तरह आता है। एन सी एन आ जाएगा, एन सी एन आएगा तो हमने कहा था कि यहाँ पर एन है बेस में, तो बी पर पावर क्या आएगी, एन।
ठीक है। और एन ए पर पावर क्या आती है, ए पर पावर आती है जो बच जाता है, तो बी को पूरा दे दिया तो ए पर क्या बचेगा, एन माइनस एन, मतलब ए पर जो बचेगा वो बचेगा जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है, वन, तो ए को लिखा जाए यहाँ पर चाहे ना लिखा जाए क्योंकि इसकी तो वैल्यू वन ही हो जाएगी। ए पर पावर जीरो का मतलब यहाँ पर वन आ जाएगा, तो वन की वैल्यू तो ए कोई मतलब ही नहीं, वन से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, तो इसको लिखा जाए या ना लिखा जाए, बात एक ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचेगा सिर्फ एक टर्म बचेगा, वो कौन सा टर्म है, बी की पावर एन। ठीक है, अब इससे एक कदम पहले क्या आएगा, इससे एक कदम पहले का ड्राइव करना तो क्या आएगा, तो इससे एक कदम पहले अगर देखा जाए तो एन सी एन माइनस वन, बेस में एन माइनस वन होगा, जैसे यहाँ पर एन सी टू था, इससे पहले एक कदम जाएंगे तो टू में से वन माइनस करेंगे तो वन है, टू में से वन माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर करें एन में से वन माइनस करें तो एन माइनस वन आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे एक कदम पहले एक घटा देंगे, जहां जहां एक ज्यादा है वहां पर एन है, वहां पर एक को कम कर देंगे। एक कम किया तो यहाँ पर एन माइनस वन आ गया, तो बी की पावर क्या लिखते थे, एन माइनस वन, जो बेस में होता है वही बी की पावर में लिखते हैं। ठीक है, तो एन सी एन माइनस वन है, एन माइनस वन का मतलब है बी की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर लिखा जा सकता है, तो बी की पावर हमने लिख दिया एन माइनस वन। ठीक है, और ए की पावर क्या लिखेंगे, तो ए की पावर हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो बच जाता है, बच जाने का मतलब है कि एन में से अगर हम एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमने बी को दे दिया है एन माइनस वन, तो बचेगा क्या, बचेगा यही जो बी से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए बी की पावर से, तो हमने कहा एन में से एन माइनस वन अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बचेगा वो ए को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, बस यही है टर्म हमारा। इसको अगर सॉल्व करके लिखते हैं, लिखना चाहें थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो इस तरह लिख सकते हैं एन सी एन माइनस वन ए की पावर एन, एन माइनस ब्रैकेट में लिखा एन माइनस वन, तो अंदर जब माइनस जाएगा तो एन माइनस कर देगा इसको और वन को प्लस कर देगा, बी की पावर एन माइनस वन लिखा हुआ है, बी की पावर एन माइनस वन लिखा हुआ है। एन से एन कट जाएगा तो ए की पावर क्या बचेगा, ए की पावर वन बचेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए की पावर वन, मतलब ए की पावर वन आ रहा था। ठीक है, तो इससे पहले जब गए तो यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं ए की पावर जीरो था, ए की पावर जीरो था, तो यहाँ पर जो आएगा ए वो ए की पावर वन आएगा, तो इससे पहले का टर्म जो आएगा वो ए की पावर वन होगा। यहाँ पर डायरेक्ट चाहें तो इस तरह सिंप्लीफाई करके करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्ट चीज क्या लिख सकते हैं, ए की पावर वन। ठीक है, और ए की पावर जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बन गया हमारा क्या, बाइनोमियल थ्योरम, जो आपको पढ़नी, ये याद रखनी, ये आपके एग्जाम के लिए और हमारी एक्सरसाइज करने के लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसे बनाना मैंने बहुत अच्छे से सिखा दिया है, चाहे तो आप अब याद रख सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आपको सीधे करना तो सीधे कर सकते हैं, याद रखने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। अगर एक कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में सेट हो गया है तो अब बाइनोमियल थ्योरम को बनाना इतना कुछ खास मुश्किल नहीं रह गया है। अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसे कहते थे, वो सबने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में। जैसे वहां पर ऐसे कुछ एपी होता है, वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 ऐसे चलता चलता है, चला जाता है। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस वन था, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस वन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है। ठीक है, इसे कहते हैं एपी। जब इसे हम एपी कहते हैं तो ये बात याद रखिए, इसका टीएथ टर्म जब हम निकाले थे, टीएथ टर्म या एनएथ टर्म, जनरल टर्म इसका निकालना होता है तो किस तरह लिख देते हैं, टी एन इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारा क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, तरह था। अब अगर हमसे वहां पर कहा जाता था कि एपी में ये सीरीज है और हमें फिफ्थ टर्म निकाल दीजिए, फिफ्थ टर्म क्या होगा, तो यहाँ पर एन की जगह हम फाइव रख देते थे, बस निकल जाता। ए हमें पता होता था, ए हमें क्या पता है, वन है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर वन है, तो वन रखा, एन की जगह फाइव रखा, माइनस वन किया और डी की जगह हमने क्या रख दिया, वन रख दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइव आंसर आ जाएगा, तो फाइव आंसर आ जाएगा हमारा, फिफ्थ टर्म फाइव है, ये हमें पता लग जाएगा। तो यही तो करते थे,
यहाँ पर एक जनरल हमें फॉर्मूला पता था कि कोई भी टर्म हमसे पूछा जाए हम बता सकते हैं, हमारे पास जनरल एक फॉर्मूला है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब जब इतनी सी बात समझ में आ गई तो ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए यही चीज हमसे, यहाँ पर अगर पूछ ली जाए बाइनोमियल थ्योरम में, आपसे कह दिया जाए कि हमें पहला टर्म नहीं जानना है, हमें भैया बता दो कि पांचवा टर्म क्या आएगा, जो एक्सपेंशन होगा उसमें पहला टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा टर्म ये है। सीधे कह दे कि फिफ्थ टर्म जो आएगा, फिफ्थ टर्म वो हमें बता दो वो क्या होगा, तो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हम यही कर सकते हैं, पूरा एक्सपेंशन करें और फिर फिफ्थ टर्म बताएं। तब ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके लिए जनरल टर्म फॉर्मूला निकाला गया, जैसे जनरल फॉर्म का ये फॉर्मूला निकाला गया है, उसे जनरल टर्म का भी एक फॉर्मूला निकाला गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को बॉक्स में ही रहने देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे जनरल टर्म। अगर जनरल टर्म कोई निकालने को कह दे फिफ्थ सेकंड, तो हम सीधे निकाल सकें तो किस तरह कर सकते हैं? तो हमने कहा यहाँ अगर फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म किस तरह दिख रहा था, ये देखिए सामने सीरीज लिखी हुई है पूरी। फर्स्ट टर्म किस तरह दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म हमारा दिख रहा है ऐसा कुछ, बस इसे ही लिख देना। तो फर्स्ट टर्म हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था, NC0 और A की पावर n ऐसा दिख रहा है, तो हमने ऐसा ही लिख दिया। फिर हमारा क्या सेकंड टर्म कैसा दिख रहा है? हमारा सेकंड टर्म दिख रहा है NC1 A की पावर n-1 इंटू बी की पावर 1। ए, अब T3 पूछें कि क्या दिख रहा है, तो T3 भी दिख रहा है कुछ ऐसा, NC2 A की पावर n-2 और B की पावर 2, इस तरह दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, हमने मैथ में हमेशा कहा गया है कि ऑब्जर्वेशन पावर बढ़िया होनी चाहिए। तो हमें एक चीज दिख रही, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म अगर कहा गया T1, तो यहाँ पर जीरो हो जाता है, एक कम हो जाता है। T1 जब कहा जाता है तो एक कम हो जाता है। T2 जब कहा जाता है तो फिर एक कम हो जाता है। T3 जब कहा जाता है तो फिर एक कम हो जाता है, NC2 लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह इसी तरह क्या किया जाए, इसी तरह कहा जाए कि आपसे कहा जाएगा nth यहाँ पर टर्म, पर यहाँ पर nth नहीं कहा जाएगा क्योंकि n यहाँ पर पहले से ही है। इसलिए हम n की जगह हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं rth टर्म। कौन सा टर्म? rth टर्म, क्योंकि n पहले से ही है हमारे पास वेरिएबल, तो इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं rth टर्म। आपसे पूछ लिया जाए rth टर्म क्या होगा, तो टी आर आपसे अगर वैल्यू पूछ ली जाए, टी आर की वैल्यू क्या होगी, तो हम सेम इसकी तरह इसे देखकर लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? तो हमने कहा एन सी, यहाँ पर टू आ रहा था, अगर थ्री ले रहे थे तो टू आ रहा था, यहाँ आर लिया है तो आर से एक कम आएगा, मतलब R-1 आएगा। ठीक है, और जो यहाँ होता है R-1 वही बी के ऊपर आता है, तो बी के ऊपर वैल्यू आएगी R-1, और ए के ऊपर जो वैल्यू आती है वो बचा कुचा जो बच जाता है वो ए के ऊपर है, ए के नसीब में होता है। तो ए के ऊपर क्या आएगा, तो एन था टोटल, जो हमारी टोटल वैल्यू थी, टोटल डिग्री थी, वो एन थी। एन में से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बी की पावर को। एन में से हमने क्या किया, बी की पावर क्या थी, R-1, तो R-1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा rth टर्म, पर इसे आप देखिए तो इसे याद करना बड़ा मुश्किल काम है। इसे याद करना ऐसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखाई दे रहा है, एकदम सिंपल तो दिखाई नहीं दे रहा, कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा। तो इसे और जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया, या मैथमेटिशियन ने किया, मैंने नहीं किया, उन्हें R+1th टर्म निकाल दिया। कहा rth नहीं, R+1th टर्म निकालेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा तो कि मैंने यहाँ पर ये चीज क्यों कही थी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 3+1 है, मतलब n की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो टोटल प्लस n 3+1, 3+1 के फॉर्म में देख रहे हैं, इसलिए देख रहे थे क्योंकि यह कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है अगर आप सीधे देखते, तो इसीलिए यहाँ r नहीं निकाला जाएगा, R+1th टर्म निकाला जाएगा ताकि चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो R+1th टर्म किस तरह निकाला जाएगा, इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, NC R, यहाँ पर अगर R+1 है तो यहाँ पर आना चाहिए
आर प्लस आर आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या कहा था, एक कम आता है। जैसे यहाँ आर था, तो आर से एक कम आर माइनस वन यहाँ पर आया। इसी तरह यहाँ पर आर प्लस वन है, तो इससे एक कम आएगा आर। आर में से एक कम कर देंगे तो क्या आएगा, आर प्लस वन, तो उसमें एक कम कर देंगे तो माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा तो आर ही तो आएगा। ठीक है, वही चीज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आएगी बी की हमारी। ठीक है, बी जो है ये आर के, आर है जो है ये बी के ऊपर रखा जाएगा। ठीक, बी की पावर आर आ गई। फिर ए जो है, ए की पावर क्या लिखी जा सकती है, तो ए की पावर लिखी जा सकती है एन माइनस, जो बी की पावर होती है उसको माइनस कर देते हैं, एन माइनस आर। अब देखिए, देखने में कितना डिसेंट सा लग रहा है, कितना सही दिखाई दे रहा है। इसे याद करना भी आसान होगा सभी के लिए। ये देखने में एकदम ठीक ठाक दिख रहा है, जैसा दिखना चाहिए। तो आपसे अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि फोर्थ टर्म बता दो, सीरीज का फोर्थ टर्म बता दो, तो फोर्थ टर्म ना निकाल के आपको निकालना है, या निकालेंगे, वो निकालेंगे हम क्या, थ्री प्लस वन टर्म, थ्री पर प्लस वनथ टर्म, थ्री प्लस वनथ टर्म निकालेंगे हम सीधे फोर्थ टर्म नहीं निकालेंगे, क्योंकि फोर्थ टर्म निकालेंगे तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन थ्री प्लस वनथ टर्म निकालेंगे तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थ्री प्लस वन एथ टर्म कहा गया, तो इसका फॉर्मूले में रख दीजिए। वैल्यू थ्री प्लस वन एथ का मतलब है आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, थ्री। आर की वैल्यू थ्री है, तो जहां पर आर है वहां पर वैल्यू हमें थ्री रख देनी है। तो थ्री रखेंगे तो यहाँ पर थ्री आ जाएगा। ए की पावर एन माइनस आर की जगह थ्री रख दिया जाए, पी प्लस थ्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ टर्म क्या आ रहा है, एन की पावर थ्री, ए की पावर थ्री, एन माइ एन माइ ए की पावर एन माइनस थ्री और बी की पावर थ्री। ठीक है, तो अगर सीरीज में भी देखेंगे, सीरीज में अगर हम यहाँ पर फोर्थ टर्म लिखते, जो कि लिखा नहीं है, यहाँ पर अगर फोर्थ टर्म लिखते तो सेम आता। यहाँ पर अगर फोर्थ टर्म लिखे तो सेम आएगा। यहाँ पर फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, ये थर्ड हो गया था, आगे फोर्थ लिखा जाएगा तो एन सी थ्री, ए की पावर, पहले बी की पावर लिखते हैं, बी की पावर थ्री, एन सी थ्री आया तो थ्री लिखते हैं, जो बेस में आता है वही थ्री के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए की पावर जो बच जाता है वो ए पर लगा देते हैं, तो एन माइनस थ्री। तो देखिए सेम टर्म आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई, ये सेम टर्म आ गया, फोर्थ टर्म हमारा आ गया। इसी तरह निकाला जा सकता है, हमें इससे फोर्थ पूछे फिफ्थ पूछे, सेम देखिए वही चीज है। फोर्थ पूछे, फिफ्थ डे पूछे, हंड्रेड पूछे, चाहे जो टर्म पूछे हम सेम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके दो फॉर्मूले, इतने से अगर सब चर्चा करने से ये समझ चीज समझ में आए कि दो फॉर्मूले मेन है जो हमारे इंपॉर्टेंट। कौन कौन से दो फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है, तो वो एक ये है हमारा ऊपर, और एक हमारा ये नीचे। एक हमारा ये है फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है, या जिससे हमारे क्वेश्चन होंगे, और एक हमारा ये ऊपर से हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में फिलहाल इतना ही था। बाकी आपको एक्सरसाइज के लिए अगला वीडियो 7.1 के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलें।